हेलो स्टूडेंट्स, मैं भरत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ्स आर्मी पर। और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं हमारी क्लास 8 मैथ्स का जो हमारा छठा अध्याय है, कौन सा, घन और घनमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट, उसके प्रश्नावली 6.1 के सॉल्यूशंस के बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो आज का हमारा प्रश्नावली 6.1 का पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। हमारे पास कुछ संख्याएं दी गई है और उनमें से हमें यह बताना है कि कौन सी संख्या है वो पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए पहले आप ये समझिए कि हम घन संख्या किसे कहते हैं, घन संख्या क्या होती है वो आप जान लीजिए। ठीक है, तो अगर हमारे पास जैसे कोई संख्या है, अगर हम उसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करते हैं, ठीक है, जैसे 2 का 2 से फिर हमने इसका 3 बार इस तरह से गुणा कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा 8। इतना आपको क्लियर है। ठीक है, मतलब कि 2 का घन कितना हो गया, वो हो गया 8। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हमारे पास कोई संख्या है 3, उसका हमने उसी संख्या से 3 बार गुणा कर दिया, मतलब कि एक संख्या का उसी संख्या से 3 बार गुणा कर दिया, तब हमारे पास क्या आएगा, तो 3 का 3 से 9, 9 का 3 से 27। ठीक है, उसी प्रकार से 4 का 3 बार गुणा करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा, 4 का 4 से 16, 16 का 4 से 64, 64। ठीक है, तो ये संख्याएं क्या कहलाती है, ये संख्याएं हमारे पास क्या कहलाती है, घन संख्याएं कहलाती है। इन्हें हम क्या कहते हैं, घन संख्याएं कहते हैं। एक संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर हमारे पास जो संख्या प्राप्त होती है वे क्या कहलाती है, घन संख्याएं कहलाती है। और इन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं संख्याओं को हम कहते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर, मतलब कि पूर्ण घन संख्याएं। घन संख्याएं ही क्या कहलाती है, पूर्ण घन संख्याएं कहलाती है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक है, प्रत्येक संख्या को 3 बार गुणा करने पर हमारे पास क्या प्राप्त होता है, उसका घन संख्या प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास ये क्या कहलाती है, घन संख्याएं कहलाती है। हाँ, अब हमें सवाल में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो इसके लिए आपको एक बात यहाँ पे याद रख लेनी है कि अगर हमारे पास कोई भी अगर घन संख्या है, ठीक है, कोई भी हमारे पास अगर घन संख्या है तो उसके अबजाय गुणनखंड क्या होने चाहिए, 3 के जोड़े में होने चाहिए। कोई भी हमारे पास अगर घन संख्या है उसका अगर हम अबजाय गुणनखंड करते हैं तो उसके गुणनखंड में प्रत्येक संख्या क्या होनी चाहिए, 3 के जोड़े में होने चाहिए। जैसे कि आप यही ले लीजिए, जैसे कि हमारे पास, जैसे कि आप ये उदाहरण ले सकते हैं, हमारे पास संख्या क्या 8 है, ये क्या है, घन संख्या है। ये घन संख्या क्यों है, क्योंकि इसके अबजाय गुणनखंड क्या है, 2 × 2 × 2 है, वो क्या है, 3 के जोड़े में है। ठीक है, 3 के जोड़े में, तो मतलब कि ये क्या है, घन संख्या है। हमारे पास संख्या 27, ये घन संख्या क्यों है, क्योंकि इसके अबजाय गुणनखंड क्या है, 3 × 3 × 3, जो कि क्या है, 3 का एक हमारे पास जोड़ा बन गया। मतलब कि इसमें क्या है, 3 का एक जोड़ा हमारे पास है, त्रिक हमारे पास है। वैसे हमारे पास यहाँ पे 64 है। अगर हम जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है 216, ठीक है, ये घन संख्या है या नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके अबजाय गुणनखंड क्या होने चाहिए, 3 के जोड़े में होने चाहिए। इस प्रकार से अगर इसके अबजाय गुणनखंड 3 के जोड़े में है तब तो ये क्या कहलाएगी, घन संख्या। ठीक है, अगर इसके अबजाय गुणनखंड 3 के जोड़े में नहीं है तो इस ये क्या कहलाएगी, घन संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, प्रत्येक संख्या क्या होने चाहिए, 3 के इस प्रकार से जोड़े होने चाहिए। जैसे कि आप इन सभी उदाहरणों से आप समझ लेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे पहला उदाहरण क्या है, पहला उदाहरण हमारे पास है 216। ठीक है, हमें ये पूछा गया है कि ये पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके अबजाय गुणनखंड हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो 216 के हम यहाँ पे क्या करेंगे, अबजाय गुणनखंड करते हैं। तो पहले इसका क्या भाग, पहले इसमें क्या आ जाएगा, 2 का भाग जाएगा। ठीक है, तब हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 108। ठीक है, अब इसका भाग फिर से जाएगा 2 में, अब हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 54। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का भाग जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 27। अब हमारे पास यहाँ पे जाएगा 3 का भाग, यहाँ पे आ जाएगा 9, और फिर से 3 का भाग, और फिर से 3 का भाग। ठीक है, मतलब कि अब हमने इसके क्या कर लिया, अब हमने इसके अबजाय गुणनखंड कर लिए। ठीक है, तो 216 के अबजाय गुणनखंड क्या आ गए, तो इसके गुणनखंड आ गए 2 × 2 × 2। ठीक है, 2 क्या है, 3 बार है, और 3 क्या है, 3 बार है, 3 × 3 × 3। ठीक है, मतलब कि प्रत्येक हमारे पास जो संख्या है उसमें क्या है, 3 का जोड़ा है। जैसे कि 2 हमारे पास जो संख्या है उसमें क्या है, एक जोड़ा, 3 का एक क्या बन रहा है, 3 त्रिक बन रही है। ठीक है, 3 का हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक जोड़ा बन रहा है। जैसे कि अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 × 3 × 3, इनकी भी एक त्रिक बन रही है हमारे पास। मतलब कि प्रत्येक संख्या कितनी बार आनी चाहिए, 3 बार आनी चाहिए। जैसे कि हमने 216 के अबजाय गुणनखंड कर लिए, तो इसमें प्रत्येक संख्या क्या है, 3 बार है। जैसे कि 2 भी क्या है, 3 बार है, 3 भी क्या है, 3 बार है। तो इस प्रकार से अगर हमारे पास कोई संख्या है तो वो क्या कहलाती है, घन संख्या कहलाती है। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास कोई संख्या है तो उसको घन संख्या होने के लिए क्या होना जरूरी है, कि उसके अबजाय गुणनखंड में प्रत्येक संख्या क्या होनी चाहिए, 3 बार आनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से मतलब कि उसमें प्रत्येक संख्या क्या बनना चाहिए, त्रिक बनना चाहिए। तो वो संख्या हमारे पास क्या कहलाती है, पूर्ण घन संख्या, या फिर हम कह सकते हैं कि वो संख्या घन संख्या कहलाती है। तो मतलब कि 216 हमारी क्या है, यहाँ पे घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। ठीक है,
तो ये तुम्हारा हो जाएगा। अब हमारे पास दूसरी संख्या कौन सी है, 128 है, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास दूसरी संख्या है 128, उसके भी हम पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पे उसके कर लेंगे। तो 128 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या आ जाएंगे, तो पहले तो इसका भाग जाएगा 2 में, इस प्रकार से हमने इसके क्या कर लिए, पहले अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, युग्मों में है या नहीं है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। मतलब कि 3 का हमारे पास त्रिक बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो 2 का एक त्रिक बन गया, ठीक है, 2 का फिर से एक त्रिक बन गया, लेकिन 2 हमारे पास यहाँ पे क्या अकेला पड़ा है, इसका भी हमारे पास त्रिक होना चाहिए। अगर ये यहाँ पे इसका त्रिक होता तो ये क्या कहलाती, पूर्ण घन संख्या या फिर घन संख्या कहलाती, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 अकेला पड़ा है, ठीक है। तो मतलब कि ये संख्या हमारी क्या है, पूर्ण घन संख्या या फिर घन संख्या नहीं है, ठीक है। तो एक तो हमारी ये संख्या हो गई। अब हमारे पास आगे वाली संख्या कौन सी है, हमारे पास संख्या है 1000, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं, वो हम देख लेते हैं। तो हमारे पास संख्या है यहाँ पे 1000। ये संख्या हम देखते हैं कि इसका अभाज्य गुणनखंड हमारे पास युग्मों में 3 के त्रिक में आते हैं कि नहीं आते, ठीक है। तो इसका पहले बजाएगा 2 से, फिर हमारे पास आ जाएगा 500। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हम देख लेते हैं। तो 2 का एक त्रिक बन रही है, ठीक है, 5 की एक त्रिक बन रही है, मतलब कि इसमें प्रत्येक संख्या की क्या बन रही है, त्रिक बन रही है। प्रत्येक संख्या क्या 3 बार है, तो मतलब कि ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या या फिर क्या हो जाएगी, घन संख्या हो जाएगी। इसका हम कारण लिखेंगे कि हमारे पास प्रत्येक संख्या की क्या है, त्रिक है, प्रत्येक संख्या की त्रिक है, अतः यह संख्या क्या है, पूर्ण घन संख्या है, ठीक है। अतः यह संख्या क्या है, अतः यह पूर्ण घन है, ठीक है। हम लिखेंगे कि हमारे पास जो संख्या है 1000, उसके अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक संख्या की क्या बन रही है, त्रिक बन रही है, अतः यह संख्या क्या है, पूर्ण घन है, ठीक है। और जो संख्या हमारी पूर्ण घन नहीं है, जैसे कि 128, तो उसमें हम लिख देंगे कि हमारे पास प्रत्येक संख्या की क्या बन रही है, त्रिक नहीं बन रही है, तो इसलिए वो संख्या क्या है, पूर्ण घन नहीं है। तो ये हमारे यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास जो चौथा पॉइंट है वो क्या है, चौथे पॉइंट में हमारे पास संख्या क्या है, चौथे पॉइंट में हमारे पास संख्या है 100। तो उसकी हमने क्या कर लेनी है, अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कर लेने हैं। तो इसके आप देख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक जो हमारी संख्या है उसका त्रिक नहीं बन रहा है, जिसके 2 × 2 हमारे पास यहाँ पे क्या है, 2 ही है, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 2 और होता तब तो हम यहाँ पे कुछ देखते हैं, ठीक है। वैसे हमारे पास यहाँ पे 5 भी क्या है, 2 बार है। तो इस प्रकार से इसमें क्या नहीं बन रही है, त्रिक नहीं बन रही, प्रत्येक संख्या की त्रिक नहीं बन रही, मतलब कि प्रत्येक संख्या क्या है, 3 बार नहीं है। तो ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन नहीं हो जाएगी, क्योंकि ये संख्या हमारी पूर्ण घन नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हमारे पास जो 5वां पॉइंट है उसमें हमारे पास एक संख्या दी गई है 466 ठीक है। तो इसके हमने अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कर लेने हैं। हमारे पास संख्या है 466, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे 2 की क्यूब, ठीक है, 2 की क्यूब और 3 की क्यूब, 3 की क्यूब और 3 की क्यूब, ठीक है। ये इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। आप इनका गुणा करके देख सकते हैं, हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 466 आएगा। मतलब कि इसमें प्रत्येक संख्या क्या है, त्रिक हमारे पास है, जैसे कि 2 का एक त्रिक है, 2 का एक त्रिक है, 3 का एक त्रिक है, 3 का एक त्रिक है। मतलब कि कोई संख्या हमारी अकेली नहीं है, प्रत्येक संख्या में क्या त्रिक है। तो ये संख्या हमारी क्या कहलाएगी, पूर्ण घन संख्या कहलाएगी, या फिर हम कह सकते हैं हमारी ये संख्या क्या है, घन संख्या है, ठीक है। हमें सवाल में ये पूछा गया था कि कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो एक तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है 128 और एक हमारा क्या चौथा पॉइंट है 100। तो ये दोनों संख्या हमारे पास क्या है, पूर्ण घन संख्या नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि कोई संख्या पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। अब हम बात करते हैं हमारा जो दूसरा प्रश्न है उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जिसमें हमें क्या पूछा गया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। हमारे पास 5 हमारे पास यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं। इनमें हम क्या संख्या गुणा करें कि हमें एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए, हमें एक परफेक्ट क्यूब नंबर प्राप्त हो जाए, ठीक है, हमें एक घन संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें ये करना है कि इन संख्याओं का हमें अभाज्य गुणनखंड कर लेना है, ठीक है। अगर इनका अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक संख्या का 3 का एक त्रिक नहीं बन रहा है, ठीक है, तो हमें उसका 3 का त्रिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर हमारे पास कोई संख्या घन संख्या है तो उसमें ये आवश्यक होना चाहिए कि उसके अभाज्य गुणनखंड क्या, अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक संख्या का क्या होना चाहिए, 3 का एक त्रिक होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि प्रत्येक संख्या का क्या बनना चाहिए, 3 का एक त्रिक बनना चाहिए, प्रत्येक संख्या क्या होनी चाहिए, 3 बार होनी चाहिए, तभी वो संख्या क्या कहलाएगी, पूर्ण घन संख्या या फिर घन संख्या कहलाएगी, ठीक है। तो वही हमें यहाँ पे करना है। तो हम हमारे पास जो पहली संख्या वो कौन सी है, 243, ठीक है। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड हमारे पास हो जाएंगे 3 × 3 × 3 × 3 × 3,
ठीक है। मतलब कि इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 3 क्या है, 5 बार है, ठीक है। मतलब कि एक हमारा यहाँ पे त्रिक ये बन गया, ठीक है, एक हमारा यहाँ पे त्रिक ये बन गया, आप देख पा रहे होंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या दो तीन के अकेले पड़े हैं, ठीक है, इनका त्रिक नहीं बन रहा। तो इनका त्रिक बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस संख्या को यहाँ पे हमारा 1 गुणा में 3 हमें एक और लगाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके हमारे पास यहाँ पे इसका क्या बन जाएगा, त्रिक बन जाएगा, ठीक है। वही तो हमें यहाँ पे चाहिए था, मतलब कि हमें यहाँ पे गुणा में क्या करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। तो इधर वाली साइड मतलब कि राइट साइड में अगर हम कोई संख्या गुणा करेंगे तो वही संख्या हमें इधर लेफ्ट साइड में भी गुणा करनी पड़ेगी। तो वो संख्या हमने यहाँ पे भी गुणा कर दी, ठीक है। मतलब कि अब हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास संख्याओं का प्रत्येक संख्या का क्या बन गया, त्रिक बन गया। जैसे कि 3 का ये हमारा यहाँ पे त्रिक बन गया और एक हमारा ये त्रिक ये बन गया, ठीक है। मतलब कि अब हमारा यहाँ पे क्या है, ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो वही तो हमें यहाँ पे पूछा गया था कि वह सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जिसे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो वो हमने क्या, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3। अगर हम इस संख्या को 3 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। जैसे कि इनका मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आ रहा है, 3 का 3 से 9, 4 का 3 से 12 और फिर 3 का 2 से हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 729। मतलब कि हमारे पास अगर हम इस संख्या को 243 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 729 प्राप्त होगा, जो कि क्या है, एक घन संख्या है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं पूछा, हमें केवल इतने पूछा है कि हमें किस चीज़ से गुणा करना है, किस संख्या से गुणा करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमें 3 से यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। पहले आपको क्या कर लेना है, इसका अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कर लेना है। तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, तो 243 का अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पे पहले तो लिख देंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसमें कि क्या है, त्रिक नहीं बन रहे हैं, ठीक है, प्रत्येक संख्या का त्रिक नहीं बन रहा है, इसलिए हमें त्रिक बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे और इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 3, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। अब हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, 256 है। तो इसके भी हमने क्या कर लेने हैं, अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कर लेने हैं। 256 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो पहले तो इसका भाग जाएगा 2 से, ठीक। अब हम देखते हैं कि इसके गुणनखंड क्या है, त्रिक है, इनके गुणनखंडों में क्या बन रही है, प्रत्येक संख्या की त्रिक बन रही है कि नहीं बन रही। तो दो की एक हमारे पास त्रिक बन रही है, ठीक है। अब हमारे पास फिर एक त्रिक बन रही है, लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे क्या दो बार बच रहे हैं, इनकी त्रिक नहीं बन रही है। मतलब कि अगर हम इनका गुणा में मल्टीप्लाई में अगर हम यहाँ पे क्या कर दें, तो हम इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हम इसे 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई में हम 2 लगा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, इसकी त्रिक बन जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास संख्याओं की त्रिक बन रही है, ठीक है। प्रत्येक संख्या क्या 3 बार है, जैसे कि यहाँ पे भी त्रिक बन रही है, यहाँ पे भी त्रिक बन रही है, यहाँ पे भी त्रिक बन रही है। तो अगर हम यहाँ पे इसका 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर वाली साइड भी, लेफ्ट साइड भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें केवल इतना ही पूछा है कि हमें किस संख्या से मल्टीप्लाई करना है, किस संख्या से गुणा करें कि हमारे पास एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। अब हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है वो भी हम देख लेते हैं। तो तीसरे पॉइंट में हमारे पास संख्या है 72। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3, ठीक है। ये इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। इसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक संख्या 3 बार आ रही है कि नहीं आ रही। तो दो का हमारे पास यहाँ पे क्या बन रही है, एक त्रिक बन रही है, ठीक है। 2 हमारे पास यहाँ पे क्या 3 बार है, यहाँ तक तो हमारा सही है। लेकिन आगे हमारे पास 3 यहाँ पे क्या केवल 2 ही बार है, यहाँ पे इसका 3 क्या होना चाहिए, 3 बार होना चाहिए, तब हमारे पास इसकी क्या बनेगी, एक त्रिक बनेगी। मतलब कि हमें इससे किससे गुणा करना पड़ेगा, हमें इससे 3 से गुणा करना पड़ेगा, इस संख्या को 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ भी हम 3 लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हमें इससे इस संख्या को 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब हमारे पास ये संख्या क्या बनेगी, पूर्ण घन संख्या बनेगी। क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई संख्या पूर्ण घन है तो उसके लिए आवश्यक है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक संख्या क्या आनी चाहिए, 3 बार आनी चाहिए। तो इसके यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, लेकिन 3 हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा था, 2 ही बार आ रहा था। तो इसलिए हमने इससे क्या कर दिया, 3 से इसका मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब हमारे पास ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 3। अब हमारे पास जो चौथा पॉइंट है वो हम देख लेते हैं। चौथे पॉइंट में हमारे पास संख्या है 675। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 5 इंटू 5 और 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। ये इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 3 का तो हमारे पास यहाँ पे एक त्रिक बन रही है, लेकिन 5 हमारे पास यहाँ पे क्या केवल 2 ही बार है, ठीक है। हमें एक 5 की और आवश्यकता पड़ेगी, तो हम यहाँ से इसका 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी हमारे पास 5 आ जाएगा। लेकिन हमें केवल इतने पूछा है कि हम किस संख्या से इसका मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे हमें 5 से इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी,
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 5। अब हमारे पास लास्ट पॉइंट में संख्या क्या है, लास्ट पॉइंट में संख्या हमारे पास है 100। तो उसके हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 100 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 5 × 5, ये इसके क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। तो इसमें तो हमारे पास जो दोनों ही संख्या क्या है, दोनों ही संख्याओं का 3 3 नहीं बन रहा है, मतलब कि दोनों संख्याओं में त्रिक नहीं बन रहा है। जैसे कि 5 × 5 भी क्या है, 2 बार है, 2 × 2 भी क्या है, 2 बार है। तो हमें प्रत्येक संख्या क्या चाहिए, 3 बार चाहिए। मतलब कि 5 × 5 × 5 हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास इनका क्या बन जाएगा, एक त्रिक बन जाएगा। ठीक है, एक तो हमारे पास ये है, एक हमें यहाँ पे इसका भी योग बनाना पड़ेगा, इसका भी हमारे पास यहाँ पे त्रिक बनाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई भी और करना पड़ेगा। ठीक है, एक तो हमने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया है इनका त्रिक बनाने के लिए, एक हमने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है इन तीनों का एक त्रिक बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसके पूर्णगण होने के लिए हमें आवश्यक है कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होने चाहिए, त्रिक होने चाहिए। इसके अभाज्य गुणनखंड में प्रत्येक संख्या की क्या होने चाहिए, त्रिक होने चाहिए। तो वो हमने यहाँ पे कर दिया। ठीक है, तो हमने 5 से और 2 से मल्टीप्लाई किया है, 5 से मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। इनका गुणा क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। मतलब कि हमें इसे क्या किया, 10 से इसका मल्टीप्लाई किया। 5 × 2 मतलब कि 10। हमने इस संख्या को 10 से मल्टीप्लाई किया, तब जाके ये संख्या क्या बन जाएगी, पूर्ण घन संख्या बन जाएगी या फिर घन संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपको ये प्रश्न आसानी से हल कर लेने हैं। आई होप कि आपको ये दोनों प्रश्न अच्छे समझ में आ गए होंगे। इसके बाकी के वीडियोज़ में हम इसके बाकी के जो प्रश्न है उन्हें हल करने वाले हैं। तो आप चैनल के साथ जरूर से जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।